हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को, यानी कि परावर्ती दूरदर्शी को। हमने पिछली क्लासों में बड़े ही अच्छे से माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी और फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी कि खगोलीय दूरदर्शी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिन बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं ली है वो क्लासें ज़रूर लेकर अटेंड कर लें, क्योंकि वहाँ पर कई सारे ऐसे पॉइंट थे जो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है। और जिन बच्चों को रे ऑप्टिक्स पूरी पढ़नी है वो लोग रे ऑप्टिक्स की इस वाली प्लेलिस्ट पर जा कर के आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पर आप लोग को रे ऑप्टिक्स की ये वाली पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसमें अभी जितने लेक्चर हुए रे ऑप्टिक्स के वो सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर सीक्वेंस में मिल जाएंगे और आप लोग सारे लेक्चर्स को देख करके अपनी फिजिक्स को और अच्छा बेहतर बनाएं और आप लोग तब यहाँ तक पहुँचेंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से फिजिक्स क्लियर हो जाएगी। तो सभी लोगों से बिल्कुल आग्रह है कि सीक्वेंस में वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचें। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज टॉपिक को। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की प्रयास करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी कि परावर्ती दूरदर्शी को। बच्चों, आप लोग यहाँ पर इससे पहले कुछ बात समझने का प्रयास करिए। अभी हम लोगों ने इससे पहले टेलीस्कोप पढ़ा जिसका नाम था खगोलीय दूरदर्शी। इसका नाम क्या था? खगोलीय दूरदर्शी। इसका मतलब क्या था? अच्छा, ये वाला जो दूरदर्शी है ये कैसा दूरदर्शी है? ये एक प्रकार का अपवर्ती दूरदर्शी है। कैसा दूरदर्शी है? अपवर्ती। मतलब ये अपवर्ती दूरदर्शी क्यों है? इसको हम लोग अपवर्ती दूरदर्शी क्यों बोलते हैं? बच्चों, अपवर्ती का मतलब ये होता है कि इस वाले दूरदर्शी में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था? लेंस यूज किए थे। क्या यूज किए थे? लेंस यूज किए थे। और लेंस क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन करता है। लेंस क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन करता है। इसलिए जो ये दूरदर्शी था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्ती दूरदर्शी बोलते हैं। ठीक, यानी कि जिसमें प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था और यहाँ पर हमने यूज़ क्या किए थे? लेंस यूज़ किए थे। और लेंस यूज़ करने पर दूरदर्शी कैसा होता है? अपवर्ती दूरदर्शी होता है। और इससे पहले हम लोगों ने जो माइक्रोस्कोप पढ़ा था, सूक्ष्मदर्शी, तब वहाँ पर भी हम लोगों ने लेंस को यूज़ किया था। जब हम लोगों ने यहाँ पर लेंस को यूज़ किया तो अब हम लोग को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि जिससे हम लोग को परावर्ती दूरदर्शी भी बनाना पड़ा। अब आप लोग को नाम से ही साफ दिख रहा होगा कि अगर हम लोग परावर्ती दूरदर्शी की बात कर रहे हैं तो इसमें परावर्ती वर्ड जो आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। जबकि अभी तक क्या हो रहा था? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था। और अब क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन करता कौन है? दर्पण यानी कि मिरर। तो प्रकाश का परावर्तन करता कौन है? दर्पण यानी कि मिरर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक ऐसा दूरदर्शी पढ़ेंगे जिसमें किसका यूज़ होगा? लेंस का यूज़ ना होकर किसका यूज़ होगा? दर्पण का यूज़ करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम लोगों को लेंस को छोड़कर दर्पण में आना पड़ गया? यानी कि हम लोग को ऐसी क्या कमी पड़ रही थी कि जो ये लेंस कमी पूरी नहीं कर पा रहा था और हम लोगों को दर्पण, लेंस को छोड़ करके दर्पण में आना पड़ा। और हम लोगों ने इस वाले दूरदर्शी में दर्पणों का प्रयोग क्यों किया? लेंस का प्रयोग क्यों नहीं किया? बच्चों, इसका एक बहुत विशेष रीज़न है। मैं रीज़न आपको बताता हूँ। बच्चों, दो प्रकार के दोष होते हैं। एक पहला आपका जो दोष होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विपथन। पहला दोष क्या होता है? वर्ण विपथन। और बच्चों, दूसरा दोष जो होता है वो आपका होता है गोलीय विपथन। क्या होता है? गोलीय विपथन। तो पहला आपका दोष होता है वर्ण विपथन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एबेरेशन। और गोलीय विपथन को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। तो पहला दोष होता है वर्ण विपथन यानी कि क्रोमैटिक एबेरेशन और दूसरा होता है गोलीय विपथन यानी कि स्फेरिकल एबेरेशन। बच्चों, ये दोनों जो दोष होते हैं
मैं आपको बता दूं कि पहली बात, सबसे पहली बात, ये दोनों दोष होते किस में हैं? ये दोनों दोष किस में होते हैं? लेंस में होते हैं। किस में होते हैं? लेंस में होते हैं। ये दोनों दोष केवल किस में होते हैं? लेंस में। मतलब कि ये दोनों दोष दर्पण में नहीं होते हैं। ये जो दोष हैं, इन दो दोषों को पहले हम लोग समझेंगे। दो होते क्या है बच्चों? ये दो दोष हैं। जब हम लोग खगोलीय दूरदर्शी में लेंसों का प्रयोग कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने जब भी लेंसों का प्रयोग किया है तो लेंसों में ये दो दोष आ जाते थे। ये दो दोष होते क्या है? ध्यान से समझना। पहले हम बात करते हैं वर्ण विपतन की। वर्ण विपतन यानी कि क्रोमैटिक एबरेशन। ये दोष क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये लेंस है, अगर मान लीजिए ये कोई लेंस है, इस लेंस में क्या होता है कि जब मान लो अगर लाइट रे पड़ती हैं, अगर मान लो लाइट रे जो है वो पड़ती हैं, तो होता क्या है? ये लेंस का जो ऊपर वाला सिरा है, ये वाला, ये कार्य करता है किसकी तरह? एक प्रिज्म की तरह। हमने पढ़ा था कि लेंस क्या होता है। लेंस को हम लोग कई प्रिज्मों से बना हुआ मिलकर के मान सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये भी लेंस की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार नीचे वाला भाग भी किसकी तरह कार्य करता है? एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। और प्रिज्म क्या करता है बच्चों? प्रिज्म क्या कर देता है? प्रिज्म जो है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर देता है। ये हमने प्रिज्म वाले टॉपिक में पढ़ा था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कि प्रिज्म क्या कर देता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर देता है। वर्ण विक्षेपण करने का मतलब क्या है? वर्ण विक्षेपण करने का मतलब क्या है कि जब इससे वो बनेगा प्रतिबिंब, जब इससे यहाँ पर प्रकाश किरणें मिलेंगी तो प्रकाश किरणें क्या कर देंगी? ये वाला जो प्रिज्म है, जो ये मान लो यहाँ पर एक प्रिज्म बना होगा, तो जो ये वाला प्रिज्म होगा ये क्या करेगा? इस किरण में क्या कर देगा? वर्ण विक्षेपण कर देगा। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है? प्रकाश अपने रंगों में टूट जाएगा। यानी कि ये कई तरह के रंग यानी कि लाइट क्या कर देगा? हमारे प्रकाश में, हमारे इस प्रतिबिंब में ले आएगा। यानी कि ये वाला प्रतिबिंब जो है वो हमें किसी एक रंग का ना दिखाई दे करके कई सारे रंगों का दिखाई देगा। बात में आ रही है? इसीलिए इसको बोलते हैं वर्ण विपतन। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। यानी कि रंगों में अगर दोष आ जाता है तो उसको बोलते हैं वर्ण विपतन। वर्ण विपतन का दोष क्या होता है कि जब हमारा जो प्रकाश होता है वो उसके जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब हमको एक लाइट का ना दिखाई करके कई सारी लाइटों का दिखाई देने लगता है। मतलब कई सारे कलर उसमें आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिज्म क्या करता है? उन किरणों को, अपने जो लाइट है उसको अलग अलग रंगों में क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो लेंसों में एक प्रकार का ये दोष देखा गया कि जब हम लोग इससे इमेज बनाते थे तो वो वाली इमेज हम लोग को कैसी दिखने लगती थी? कभी कभी उसमें ज़्यादा लाइट दिखने लगती थी। वो इमेज एक लाइट ना दिखकर कई सारी लाइटों से दिखने लगती थी। और जब कई सारे रंग आ जाते थे उसमें तो फिर वो हमें इमेज क्लियर दिखाई नहीं देती थी। तो कई सारे रंग होने की वजह से हमको वो इमेज जो थी वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विपतन बोलते हैं। ठीक, तो एक तो ये दोष आ गया था। दूसरा दोष क्या आ गया था? गोलीय विपतन। गोलीय विपतन का दोष क्या होता है? जैसे मान लो ये लेंस है, अगर ये लेंस है तो होता क्या है इसमें कि बच्चों जब ये इसमें किरणें पड़ती हैं, जब प्रकाश किरणें इसमें पड़ती हैं तो होता क्या है कि जो किरणें क्या देखा गया कि जो किरणें यहाँ पर लेंस के मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर होती हैं, जो किरणें लेंस के थोड़ा मुख्य अक्ष से दूर होती हैं या लेंस के ऊपरी भाग पर पड़ती हैं। देखो लेंस जो है उसकी जो मोटाई है वो हर जगह क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर लेंस कम मोटा है, यहाँ ज़्यादा मोटा है, यहाँ ज़्यादा मोटा है, यहाँ फिर कम मोटा हो गया। तो लेंस की अलग अलग पावर होती है, हर जगह लेंस की पावर क्या होती है? अलग अलग। तो ये देखा गया कि जो किरणें मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर आ रही थी, यानी कि जो किरणें थोड़ा लेंस के ऊपरी भाग पर और निचले भाग पर पड़ रही थी, वो कह रहा था उन किरणों को यहाँ पर मान लो बेंड कर दे रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा? सिकोड़ दे रहा था, वो किरणों को यहाँ पर सिकोड़ दिया। जबकि क्या होता था कि जो किरणें यहाँ बीच में पड़ती थी ये इनको थोड़ा आगे जा करके मोड़ता था। जैसे मान लो यहाँ पर जा करके उसने मोड़ दिया ऐसे, तो एक प्रतिबिंब यहाँ बनना है, एक प्रतिबिंब यहाँ बनना है, यानी एक प्रतिबिंब यहाँ बनना है, एक प्रतिबिंब यहाँ बनना है। तो कई बार ये भी दोष देखा गया कि हमें एक ही वस्तु के दो प्रतिबिंब दिखने लगते थे, एक प्रतिबिंब यहाँ पर, एक प्रतिबिंब यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कुछ किरणों को मोड़ रहा है वो यहाँ पर और कुछ किरणों को मोड़ रहा है थोड़ा दूर जा करके, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं होता है लेकिन थोड़ा अंतर होता है। तो कुछ किरणों को वो पहले मोड़ देता है और कुछ किरणों को वो थोड़ा बाद में मोड़ता है, जिससे हमको क्या होता है कि एक ही वस्तु के दो प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं।
और इसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, गोली विपतन। क्या बोलते हैं, गोली विपतन, यानी कि स्फेरिकल एबेरेशन। तो क्या देखा गया कि जब हम लोग लेंस के माध्यम से प्रतिबिंब बनाते थे तो वहाँ पर दो दोष आ जाते थे, वर्ण विपतन का दोष भी आता था और गोली विपतन का दोष भी आ जाता था। वर्ण विपतन का दोष क्या होता है, जब हमें किसी एक वस्तु का जो प्रतिबिंब दिखता है वो अलग अलग रंगों का दिखने लगता है, कई सारे रंग उसमें आ जाते हैं जिससे वो प्रतिबिंब हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो दोष क्या हो जाता है, वर्ण विपतन। ये दोष क्यों आता है, क्योंकि लेंस किससे मिलकर बना होता है, प्रिज्म से, और प्रिज्मों में क्या होता है, ये क्वालिटी होती है कि वो किरणों को, अब वो प्रकाश किरण क्या करते हैं, अपने रंग में विभक्त कर देते हैं। ठीक, ये वाला दोष क्या होता है, गोली विपतन। गोली विपतन में क्या होता है कि लेंस में एक प्रॉपर्टी, लेंस में एक दोष ये पाया जाता है कि जो किरणें लेंस के मुख्य अक्ष से दूर होती हैं, जैसे मान लो ये दूर है, ये भी दूर है, तो क्या करता है, उन किरणों को वो थोड़ा पहले ही बेंड कर देता है, और जो किरणें बीच में से होकर गुजरती हैं उनको थोड़ा बाद में बेंड करता है। ठीक, तो होता क्या है कि जो कुछ किरणें क्या होती हैं, पहले ही मुड़ जाती हैं और अपना प्रतिबिंब बना लेती हैं, और कुछ किरणें थोड़ा बाद में मुड़ती हैं फिर अपना प्रतिबिंब बनाती हैं। तो कभी कभी ये भी देखा गया कि हमें एक ही वस्तु के दो दो प्रतिबिंब दिखने लगते थे, इसलिए इन दो दोषों को दूर करने के लिए सोचा गया कि हम लोग जब तक लेंस का प्रयोग करेंगे तब तक हमें इन दो दोषों को भी देखने को मिलेगा, यानी कि हमको वर्ण विपतन और गोली विपतन, ये दोनों दोष हमको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद बच्चों विचार किया गया कि हम इन दो दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो तब न्यूटन ने सोचा, हर न्यूटन ही आ जाते हैं, न्यूटन ने ये सोचा बच्चों कि ये दोनों दोष हो किस पे रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि ये दोनों दोष होते किस में हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंस में होते हैं। तो न्यूटन ने ये सोचा कि अगर ये दोनों दोष सिर्फ और सिर्फ लेंस में होते हैं, यानी कि हमको जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ लेंसों की वजह से आ रही है, तो क्यों ना हम एक ऐसा दूरदर्शी बनाए जिसमें हम लेंसों का यूज़ ना करके दर्पणों का यूज़ करें, क्योंकि ये दोनों दोष मिरर में तो होते नहीं हैं, ये दोनों दोष केवल होते किस में हैं, लेंस में। इसलिए न्यूटन ने ये सोचा, ये विचार किया कि एक ऐसा दूरदर्शी बनाया जाए जिसमें हम लोग लेंस का प्रयोग करें ही ना, किसका प्रयोग करें, दर्पणों का, यानी कि मिरर का प्रयोग करें। और मिरर में ये दोष होते ही नहीं है, तो ये दोष बिल्कुल अपने जड़ से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तब आया हमारा परावर्ती दूरदर्शी, जिसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मिरर का यूज करते हैं, यानी कि दर्पणों का यूज, लेंसों का यूज नहीं करते हैं, दर्पणों का यूज करते हैं। इसके कई सारे फायदे हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं, जैसे परावर्ती दूरदर्शी, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी से ज़्यादा अच्छा क्यों है। इसके कई सारे फायदे हैं बच्चों। लेंस जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, और जो हमारे दर्पण होते हैं, मिरर होते हैं, ये थोड़ा कॉस्ट में क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, यानी कि इनका जो प्राइस होता है वो सस्ता होता है। तो हमारी जो लेंस में जो ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी वो भी कम हो जाती है, यानी कि हम लोग को ये सस्ता इंस्ट्रूमेंट पड़ता है। दूसरी बात ये होता है बच्चों कि जो लेंस होते हैं, लेंस में क्या होता है कि ये जो दो दोष होते हैं दर्पणों में, ये दो दर्पण का अगर हम लोग परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं तो हम लोग दो दोष खत्म कर सकते हैं। कौन कौन से, वर्ण विपतन का और गोली विपतन का दोष खत्म कर सकते हैं। तो पहला इसका बेनिफिट क्या है, परावर्ती का पहला एडवांटेज, यानी कि पहला लाभ ये है कि हम लोग वर्ण विपतन का दोष दूर कर सकते हैं। दूसरा लाभ ये है कि हम लोग गोली विपतन का दोष दूर कर सकते हैं। और तीसरा लाभ ये है कि ये थोड़े कॉस्टली, यानी कि सस्ते पड़ जाते हैं, और दर्पण जो है लेंस के अपेक्षा थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। तो ये कुछ इनके रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग परावर्ती दूरदर्शी को ज़्यादा मानते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं परावर्ती दूरदर्शी। अच्छा, परावर्ती दूरदर्शी भी पहले न्यूटन ने दिया था, तो हम लोग पहले समझते हैं न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी कैसा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं परावर्ती दूरदर्शी यानी कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। ठीक बच्चों, इसमें पहले हम लोग बात करते हैं न्यूटन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप। किसकी बात करते हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। परावर्ती दूरदर्शी में पहला जो आता है वो क्या है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये किसने बनाया था, न्यूटन ने बनाया था। न्यूटन ने अभी हमने आपको बताया कि न्यूटन ने क्या सोचा कि हम लोग लेंसों का प्रयोग ना करें, किसका प्रयोग करेंगे, दर्पणों का प्रयोग करेंगे। न्यूटन ने क्या किया बच्चों कि सबसे पहले इन्होंने एक दर्पण ले लिया। इन्होंने दर्पण लिया एक इस तरह से, इन्होंने ले लिया एक अवतल दर्पण। कौन दर्पण ले लिया, अवतल।
अवतल मतलब उभरे हुए भाग में क्या होगी, यहाँ पर पॉलिश होगी। इन्होंने क्या कर लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया। ये कैसा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण लिया और इसको एक नली में फिक्स कर दिया, यानी कि यहाँ पर एक नली थी, इस तरह से यहाँ पर एक नली थी, यानी कि एक कह सकते हैं बेलनाकार नली थी, यानी कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब था जिसको उन्होंने यहाँ पर एक अवतल दर्पण, मतलब कि ये एक ट्यूब है, ये एक बेलनाकार ट्यूब है और इसके एक सिरे पर उन्होंने क्या कर दिया, एक अवतल दर्पण को फिक्स कर दिया। अब इसका जो फेस है वो उस तरफ रखते हैं जहाँ पर वस्तु रखी होती है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमको बनाना होता है। तो इसके एक सिरे पर हमने क्या लगा दिया, अवतल दर्पण लगा दिया। और जो इसके अंदर वाली सतह है वो कैसी सतह है, वो परावर्तक सतह है, यानी कि वहीं से परावर्तन होगा। और इसके बाद जब यहाँ पर, अच्छा इसका फेस हमने किस तरफ रखा है, जिस तरफ वस्तु है, तो क्या होगा कि वस्तु से किरणें आएंगी। तो वस्तु से मान लो इस तरह से किरणें आ रही हैं, पहले इसका एक्सिस बना देते हैं। तो ये मान लो इसका है मुख्य अक्ष, तो ये है इसका मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के ये क्या हो गया, इसका पोल। तो मुख्य अक्ष के, अच्छा जो हमारी वस्तु है वो क्या है, दूर है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, दूरदर्शी, हमें दूर की वस्तु को देखना है। और दूर की वस्तु हम मान लेते हैं कहाँ से, अनंत पे रखी है। तो मान लो कि अनंत से कोई किरणें आ रही हैं, तो वो मुख्य अक्ष के पैरेलल आएंगी। तो ये किरणें जो है वो मुख्य अक्ष के पैरेलल मान लो आ रही हैं, तो ये किरणें मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही हैं इस तरह से। तो ये वाली किरण अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही हैं, तो जब ये यहाँ पर दर्पण में पड़ेंगी, जब ये अवतल दर्पण में पड़ेंगी, तो ये क्या करेगा, इनको कन्वर्ज करेगा, यानी कि ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष। तो ये इसके यहाँ कहीं फोकस पर जाकर के मिलेंगी, क्योंकि हम लोग को पता है कि अवतल दर्पण से जो किरणें चलती हैं वो फिर कहाँ पर जाके मिलती हैं, उसके फोकस पर जाकर के, यानी ये किरणें यहाँ पर जाके क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। मैं डॉट से मिलाता हूँ, ये किरणें यहाँ पर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। तो ये पहली किरण कन्वर्ज हो गई, ये दूसरी किरण कन्वर्ज हो गई, ये सब किरणें यहाँ पर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। तो ये किरणें यहाँ पर क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई इस तरह से। तो ये किरणें क्या हो गई, यहाँ पर जाकर के फोकस पर क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। अच्छा जो ये वाला दर्पण है, अवतल दर्पण, ये किसकी तरह कार्य करेगा, अभिदृश्यक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, अभिदृश्यक की तरह कार्य करेगा, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, ऑब्जेक्टिव की तरह कार्य करेगा, यानी कि अभिदर्शक की तरह कार्य करेगा। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, FO, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा FO। जब ये प्रकाश किरणें यहाँ पर जाकर के मिलती हैं, तो इन किरणों के मिलने से पहले ही, यानी किरणें यहाँ पर वास्तविकता में नहीं मिलती हैं, ये किरणों के मिलने से पहले ही न्यूटन ने क्या किया कि एक समतल दर्पण, एक टेल मिरर ले लिया, और वो कितने एंगल पर लगा दिया, समतल दर्पण लिया। कौन सा दर्पण लिया, समतल दर्पण लिया, ध्यान समझिएगा, समतल दर्पण लिया और कितने एंगल पर लगा दिया, 45 डिग्री के एंगल पर लगा दिया। जैसे मान लीजिए ये इसका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत तल तो ये हो जाएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत तल तो ये हो जाएगा, और मुख्य अक्ष के लंबवत ना लेकर के उसने क्या किया कि एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण लगा दिया, यानी कि एक टेल मिरर लगा दिया, और वो कैसा, 45 डिग्री के एंगल पर लगा दिया। तो मान लो इन्होंने एक ऐसा, मतलब लंबवत ना लगा करके, यहाँ पर लंबवत ना लगा करके इन्होंने एक दर्पण लगाया इस तरह से, ये क्या लगा दिया, एक समतल दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया, समतल दर्पण, जिसके इस साइड पर क्या थी, पॉलिश थी, और ये सतह अंदर सतह कैसी है, परावर्तक सतह। तो ये किरणें क्या हुई, इस पॉइंट पर जाकर के नहीं मिली, उसके रास्ते मारी इन्होंने क्या लगा दिया, एक समतल दर्पण लगा दिया। अब इस समतल दर्पण क्या करेगा, इस पे समतल दर्पण क्या करेगा, जो किरणें इस दर्पण पर पड़ेंगी वो किरणें यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, ट्यूब लगा दिया, यहाँ पर एक ट्यूब लगा दिया, और ये किरणें क्या होंगी, सब किरणें यहाँ दर्पण पर पड़ेंगी और यहाँ पर जाएंगी, दर्पण पर पड़ेंगी यहाँ पर जाएंगी, दर्पण पर पड़ेंगी यहाँ पर जाएंगी, दर्पण पर पड़ेंगी यहाँ पर जाएंगी, यानी ये सब किरणें दर्पण पर पड़ करके इस तरह से यहाँ पर क्या हुई, इस मार्ग में आ गई। बात समझ में आ रही है। और जब ये इस मार्ग पे यहाँ पर आ गई, तो इन्होंने यहाँ पर क्या लगा दिया, तो इन्होंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक नेत्रिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई पीस।
यहां पर उन्होंने नेत्र लेंस क्या लगा दिया, आई पीस, आई पीस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका, वो उन्होंने यहाँ पर लगा दी। और यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर होती है हमारी आँख, यानी यहाँ पर क्या होती है, हमारी आँख होती है, क्या होती है, आँख होती है। और जब यहाँ पर हमारी आँख होती है तो इस तरह से हम ये वाली किरणों का प्रतिबिंब देख लेते हैं। ठीक, तो न्यूटन ने क्या किया, अच्छा इसका कोई मतलब आप लोग को कुछ वो नहीं समझना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका एक फॉर्मूला जो आपको डायरेक्ट याद करना है, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ये किरणें इस तरह से यहाँ पर समांतर आ रही थी, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, और समांतर आने पर न्यूटन ने क्या किया, अच्छा एक बात खास बात देखो, न्यूटन ने किसी भी तरह लेंस का उपयोग नहीं किया। ये लेंस कैसा था, ये दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण, और ये दर्पण कैसा है, समतल दर्पण। ठीक, तो न्यूटन ने क्या किया कि इस तरह से एक सिलेंडर मतलब कि एक ट्यूब ले लिया और उस ट्यूब के एक सिरे पर क्या लगाया, अवतल दर्पण लगा दिया। अवतल दर्पण किसका कार्य करेगा, एक अपदर्शक का कार्य करेगा। और अपदर्शक को हम लोग बड़ा क्यों रखते हैं, ताकि अच्छा ये जो अवतल दर्पण है जो कि अपदर्शक का कार्य कर रहा है, ये कैसा होता है, इसका जो द्वारक होता है, क्या होता है, द्वारक, ये कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा द्वारक होता है। बड़ा द्वारक क्यों रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किरणें इस पर आकर के पड़ें। बात समझ में आ रही है। अगर द्वारक छोटा रखेंगे तो कम किरणें पड़ेंगी, द्वारक बड़ा रखोगे ज़्यादा किरणें पड़ेंगी। तो क्या हुआ, कुछ किरणें जो पैरेलल आ रही थी मुख्य अक्ष के, अनंत से आ रही थी, और अनंत सारी किरणें कैसी होती है, समांतर होती हैं। जो किरणें समांतर आ रही थी वो किरणें इस दर्पण पर पड़ी, और दर्पण पर पड़ने के बाद वो किरणें यहाँ पर फोकस पर क्या हो रही थी, जा करके अपना प्रतिबिंब बना रही थी। लेकिन फोकस पर प्रतिबिंब बनाने से पहले इन्होंने बीच में क्या लगा दिया, एक समतल दर्पण लगा दिया। कितने एंगल पर लगाया, 45 डिग्री के एंगल पर बना दिया। भाई लंबवत होता तो बिल्कुल सीधा होता, तो ऐसे आज झुका दिया थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पर। तो 45 डिग्री के एंगल पर झुका दिया, जिससे क्या हुआ, सारी किरणें इस दर्पण पर पड़ करके यहाँ से इस रास्ते से बाहर निकल आई। और यहाँ पर क्या लगा दिया था इन्होंने, नेत्रिका। यहाँ पर क्या लगा दिया था, नेत्रिका, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, FE। इसकी फोकस दूरी कितनी है, FE। क्या है इसकी फोकस दूरी, FE। और इसकी फोकस दूरी FE है, और नेत्रिका हम लोग के आँख के पास होती है। तो हम लोग यहाँ से अपनी आँख से हम लोगों ने इसका प्रतिबिंब देख लिया। और यहाँ पर जो किरणें मिल नहीं पाती हैं, यहाँ पर किरणें क्या होती हैं, आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और ये जहाँ पर किरणें मिलती हैं मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो जो पॉइंट होता है FO, जो कि इसका मुख्य फोकस है, वो इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसकी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। और इस प्रकार से ये दर्पण इन किरणों का प्रतिबिंब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से किसका ये टेलीस्कोप किसका है, न्यूटन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोलते हैं। लेकिन बच्चों इस टेलीस्कोप में एक दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई, एक दिक्कत ये आई कि जब किरणें यहाँ पर पड़ती थी, जैसे मान लो किरण यहाँ पर जब पड़ रही हैं, जब किरणें ऐसे पड़ रही हैं, तो किरणें क्या होती थी, कुछ किरणें जब यहाँ पर दर्पण पर पड़ती थी समतल दर्पण में, तो वो कुछ किरणें क्या होती थी, यहाँ ट्यूब से ऐसे निकल जाती थी। एक किरण यहाँ निकल गई, एक किरण यहाँ निकल गई, एक किरण ऐसे निकल गई। तो कुछ किरणें ट्यूब के अंदर से निकलती थी, मतलब नेत्रिका से गुजरती थी, और कुछ किरणें क्या होती थी, नेत्रिका के बाहर से, यानी कि इधर उधर से क्या हो जाती थी, गुजर जाती थी। तो हमारी आंखों में जो किरणें आनी चाहिए थी, उससे कुछ कम किरणें आ पाती थी, जिससे क्या होता था, हम लोग को प्रतिबिंब थोड़ा कम स्पष्ट दिखाई देता था। ठीक, तो क्या मैंने बताया कि कुछ किरणें क्या होती थी, यहाँ पर नेत्रिका के रास्ते से बाहर ना आकर के इधर उधर से बाहर आ जाती थी। इसलिए क्या होता था कि हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए, जितना स्पष्ट दिखना चाहिए, उतना स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखता था। इसीलिए इनके इस गलती को किसने सुधारा, एक दूसरे वैज्ञानिक थे कैसीग्रेन। उन्होंने क्या किया, इनकी इस गलती को सुधारा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक अवतल, जैसे देखो इन्होंने यहाँ पर किस दर्पण का यूज किया, अवतल का, उन्होंने भी अवतल दर्पण का यूज किया। लेकिन बस उन्होंने अंतर क्या रखा, तो उन्होंने अंतर क्या किया, जहाँ पर उन्होंने समतल दर्पण का यूज किया है, वहाँ पर उन्होंने समतल, कैसीग्रेन ने, किस वैज्ञानिक, कैसीग्रेन वैज्ञानिक ने समतल दर्पण का यूज ना करके किसका यूज कर लिया, एक उत्तल दर्पण यानी कि एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया। ठीक, तो हम लोग समझते हैं कि कैसीग्रेन ने किस प्रकार से अपना टेलीस्कोप तैयार किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कैसीग्रेनियन टेलीस्कोप। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसीग्रेनियन टेलीस्कोप।
तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि न्यूटन के टेलीस्कोप में, जहां न्यूटन ने अपने टेलीस्कोप में एक अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण का यूज किया, वहीं कैसिग्रेन ने क्या किया कि अपने में एक अवतल दर्पण तो लगाया ही, लेकिन जहां पर न्यूटन ने समतल दर्पण का यूज किया था वहां पर कैसिग्रेन ने किसका यूज किया, एक उत्तल दर्पण का यूज किया। समझने का प्रयास करते हैं हम लोग इनका टेलीस्कोप किस तरह से था। जैसे मान लो इन्होंने क्या किया कि यहां पर इनका एक इन्होंने लगा लिया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लगा लिया। अवतल दर्पण के बाहरी भाग में क्या होती है, पॉलिश, तो इस भाग में क्या हो गई, पॉलिश। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। वस्तु कहाँ रखी है, बहुत दूर यानी कि अनंत पर रखी है। तो क्या हुआ, कुछ किरणें अनंत से चलती हैं, तो अनंत से जो किरणें चलती हैं वो इस तरह से यहाँ पर पड़ती हैं, वो इस तरह से यहाँ पर पड़ती हैं। और जब ये किरणें अनंत से चल करके यहाँ पर पड़ती हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो किरणें अनंत से चल करके यहाँ पर पड़ेंगी वो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी, इसके फोकस पर बनाएंगी। तो ये वाली किरणें, जैसे मान लो इसका फोकस अगर यहाँ पर है तो ये क्या हो गया, FO, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, ये किरणें यहाँ पर इस तरह से फोकस पर मिलेंगी। क्या होगा, ये किरणें इस तरह से यहाँ पर फोकस पर मिलेंगी, तो ये किरणें यहाँ पर फोकस पर मिलेंगी, मिल गई। अच्छा, इनको हम मिलाएंगे डॉटेड, क्यों, क्योंकि अभी हमें इनके रास्ते पर क्या रखना है, एक उत्तल दर्पण रखना है। क्या रखना है, एक उत्तल दर्पण रखना है। तो ये किरणें इस तरह से डॉट होकर के यहाँ पर इसके फोकस पर मिलेंगी। न्यूटन ने, अच्छा कैसिग्रेन ने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया था कि इन किरणों के रास्ते पर कौन सा दर्पण रख दिया, समतल दर्पण। कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। लेकिन कैसिग्रेन ने क्या किया कि इनके रास्ते पर एक रख दिया कौन सा दर्पण, एक दर्पण कौन सा रख दिया, इन्होंने एक दर्पण रख दिया कौन सा, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। तो ये बाहर वाला दर्पण कौन सा है, अवतल। और न्यूटन ने किसका यूज किया था यहाँ पर, अवतल दर्पण का। लेकिन यहाँ पर न्यूटन ने किसका यूज किया, समतल दर्पण का। उन्होंने किसका यूज किया, उत्तल दर्पण का। तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में एक खास बात क्या होती है कि इसके अंदर वाले भाग में क्या होती है, पॉलिश। तो अंदर वाले भाग में क्या हो गई, पॉलिश, जबकि उभरा वाला जो भाग है वहाँ से क्या होगा, परावर्तन। तो ये वाली किरणें यहाँ से परावर्तन के पश्चात इसके फोकस पर आती हुई मिलती है। यहाँ पर वो किरण मिल नहीं पाती हैं और बीच रास्ते पर ही क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण, जो कि क्या करता है, इन किरणों को यहाँ पर, जब किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती हैं, जब ये किरणें यहाँ पर पड़ती हैं उत्तल दर्पण में, तो ये क्या करता है, इन किरणों को वापस से परावर्तित करता है। न्यूटन ने क्या किया, कैसिग्रेन ने क्या किया, यहाँ पर एक रखा होल, मतलब यहाँ तक दर्पण है और यहाँ तक दर्पण है, और बीच में क्या रख दिया इन्होंने, होल रख दिया। यहाँ पर क्या है, थोड़ा छोटा सा होल यानी कि छेद है। और यहाँ पर क्या, जब किरणें यहाँ पर पड़ी तो ये किरणें यहाँ पर जा करके क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी इसके ध्रुव में, इसके ध्रुव के पास जाकर क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, और अपना प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आई जो होता है वो बन जाता है। और फिर इसी के आगे जब किरणें थोड़ी आगे बढ़ेंगी तो यहीं पर क्या लगा होता है, एक नेत्रिका लगा होता है। क्या लगा होता है, नेत्रिका, जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, FE। और यहाँ पर नेत्रिका के पास यहाँ पर हमारी होती है आँख। क्या होती है, आँख, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस वस्तु को, इस इमेज को देख लेते हैं। तो क्या किया कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, और ये का दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो दोनों का आप अंतर समझे। न्यूटन ने क्या किया कि अपने दूरदर्शी में बाहर तो लगाया एक अवतल दर्पण, लेकिन अंदर किसका यूज किया था, समतल दर्पण का। और कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। जबकि कैसिग्रेन ने क्या किया अपने दूरदर्शी में कि इन्होंने समतल दर्पण जो किसका यूज कर लिया, उत्तल दर्पण का यूज किया, जिससे जो न्यूटन में कमी आ रही थी वो कमी यहाँ पर आकर के क्या हो गई, पूरी हो गई। बाकी दोनों का प्रोसेस सेम है। दोनों के अगर फॉर्मूले की बात करें, न्यूटन के लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए जो आवेदन क्षमता का फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर माइनस का FO अपॉन FE।
m बराबर माइनस का FO अपॉन FE। ये दोनों के किसके, न्यूटन के लिए और कैसिग्रेन के लिए, दोनों के लिए आवरण क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस का FO अपॉन FE। जब हमारी वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, जब हमारी वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, इसका मतलब वस्तु हमारी कहाँ है, अनंत पर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस का FO अपॉन FE। FO क्या होता है, ये जो अवतल दर्पण है ये किसकी तरह कार्य करता है, अभिदर्शक की तरह। किसकी तरह कार्य करता है, ये अभिदर्शक की तरह। तो ये फोकस दूरी किसकी है, FO अभिदर्शक की है, यानी कि अवतल दर्पण की है। और जो ये FE है ये किसकी फोकस दूरी है, ये इस नेत्रिका की है, जहाँ से हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं, ये इसकी फोकस दूरी है। किसकी, इसको क्या बोलते हैं, नेत्रिका। तो ये नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो FO है किसकी, इस अवतल दर्पण यानी कि अभिदर्शक की फोकस दूरी, और FE किसकी फोकस दूरी है, नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो न्यूटोनियन और कैसिग्रेनियन दोनों टेलीस्कोप में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप में न्यूटन ने अपने दर्पण में एक अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण का यूज किया, जबकि कैसिग्रेनियन ने क्या किया, एक अवतल और बीच में क्या लगा दिया, एक उत्तल दर्पण लगा दिया। तो सबसे अच्छी बात ये रही कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप की कि जो न्यूटन के नियम में कमी आ रही थी वो यहाँ पर आकर के क्या हो गई, पूरी हो गई। तो बच्चों अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने दर्पणों की सहायता से दूरदर्शी बनाया, चाहे वो न्यूटोनियन हो और चाहे वो कैसिग्रेनियन हो, तो जो हम लोग के पहले वाले दोष आ रहे थे, गोली विपतन और वर्ण विपतन के दोष आ रहे थे, वो दोष क्या हो गए, समाप्त हो गए। और अब हमारी जो इमेज बन रही थी, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा था, वो ज़्यादा स्पष्ट बन रहा था और बहुत ही ब्राइट बन रहा था। तो इसलिए हम लोग परावर्तित दूरदर्शी का यूज़ अच्छा मानते हैं। किसकी कंपैरिजन में, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में इसका प्रयोग अच्छा माना जाता है। और दूसरी बात कि थोड़ा ये महंगा नहीं, सस्ता पड़ता है, क्योंकि जो हमारे दर्पण होते हैं वो लेंस के कंपैरिजन में क्या होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। इसलिए ये जो हमारा जो यंत्र है ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। तो बच्चों ये कुछ इसके क्या है, उपयोग हैं। तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप, ये दोनों की बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई। ये दोनों दूरदर्शी कैसे हैं, ये दोनों दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी यानी कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैं। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा देख लें, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। रे ऑप्टिक्स जिसको भी पूरी पढ़नी है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के रे ऑप्टिक्स के सारे लेक्चर्स बिल्कुल सीक्वेंस से कवर कर सकता है। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बहुत जल्द वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग हाइगेंस से वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग के लिए ये बहुत कम समय में हो जाएगा काम, 2 मिनट का काम है। केवल आप लोग जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मुलाकात होगी आप लोग से। सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, गुड इवनिंग।